हेलो गाइस। आज हम एक नई जर्नी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कभी छोटे हुआ करते थे बचपने में, तब बड़ा सुना करते थे कि मेघालय ऐसा है, वहाँ बहुत बादल होते हैं, बहुत बारिश होती है। आपने भी सुना होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा और जहाँ तक कि सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिमराम में ही होती है। यही सुनते सुनते इतने बड़े हो गए और आज जाने का मौका मिला है। आज मैं आपको केवल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली मध्य प्रदेश भोपाल से हमारी जर्नी चालू हो रही है। इस जर्नी के दौरान और जर्नी के बीच में जो अनुभव हमें मिलते जा रहे हैं, उनके बारे में आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूं आपको कि इतनी दूर जब जाना हो तो प्लेन का सफ़र सबसे बेस्ट होता है। ये मेरा दूसरा अनुभव है, क्योंकि लास्ट जर्नी में मैंने एक तरफ का ट्रेन का सफ़र किया था गोवा के लिए, और जाते ही जाते हमें कम से कम 14 से 15 घंटे लग गए थे। इसमें पहला बेनिफिट ये है कि आप कम समय में इजीली पहुंच जाते हो और ना ही कोई थकावट होती है, जिसकी वजह से आप वहाँ के सारे प्लेसेस का आनंद ले पाओ। अब इतनी दूर जाओ और आप थके हारे जाओ, बस होटल में घुसे रहो, 1 से 2 दिन का सफ़र बहुत मायने रखता है। इसलिए ट्रेन का सफ़र ना करते हुए अगर उस एरिया में जाना हो कभी भी, तो आप पहली चॉइस में प्लेन का सफ़र ही रखें, ताकि आपको बिना किसी रुकावट के और बिना थकावट के सारी जर्नी का आनंद मिल सके। हमारी पहली फ़्लाइट जो थी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, जिसमें फ़र्स्ट फेज़ में हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। क्योंकि अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट में जाएंगे तो उसके आपके चार्जेस थोड़े कम हो जाएंगे। मैं बता दूं आपको कि लगभग हमको 6,500 रुपये चार्ज लगा था कनेक्टिंग में, और इससे कहीं ज़्यादा तो मुझे लगता है कि अगर आप थर्ड एसी ट्रेन का टिकट बुक करवाते तो उसमें लग जाता, और 2 से 3 दिन सफ़र जाने का लग जाता और 2 से 3 दिन आने का। इससे बेस्ट ये है कि बढ़िया प्लेन का टिकट बुक करवाओ और चल दो अपने नए सफ़र की ओर। हम दिल्ली से फिर रवाना हो चुके हैं और 1.5 से 2 घंटे बाद हम असम के गुवाहाटी में पहुंच चुके हैं। क्योंकि दिल्ली से हमारी फ़्लाइट जो थी गुवाहाटी तक थी। दूसरे दिन हम गुवाहाटी से टैक्सी करके निकल चुके हैं, और देखिए यहाँ का मौसम, यहाँ पे काफ़ी ठंडक है। हमारे एमपी के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ठंडक है। देखा जाए तो लगभग 7-8 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है, और ऐसे में अचानक से जब मौसम परिवर्तन होता है कुछ दिक्कतें होने लगती है। इसलिए पहला ख्याल तो आप ये रखें कि थोड़े ऊनी कपड़े या इस टाइप के जो भी हैं अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है। हालांकि हम ठंडी के मौसम में आए हैं तो ऑब्वियसली ठंडी तो होगी ही। जीवा रेस्टोरेंट से हम जैसे ही हम खाना खा के निकले, कुछ ही दूरी पे हमें एक लेक मिली, जो हमारा पहला टूरिस्ट पॉइंट था, उमियम लेक। इसको जहाँ तक ये ऊपर से ही देखा जाता है, इसमें नीचे जाने की कोई जगह हमें दिखाई नहीं दी। यहाँ से जो नज़ारा दिखाई दे रहा है आपके सामने है। उमियम लेक
रुकने के बाद हम थोड़ी देर रुककर आगे बढ़ गए, क्योंकि हमें समय भी हो रहा था। और हम आगे अपनी जर्नी में शिलोंग पहुँचे, क्योंकि शिलोंग से ही हमें व्हीकल हायर करना था। यहाँ पे लगभग 7 सीटर व्हीकल 14 से 15 हज़ार में 2 से 3 दिन के लिए अवेलेबल हो जाती है विथ ड्राइवर। और हमने भी 7 सीटर गाड़ी ली यहाँ से और अपनी अगली जर्नी की ओर रवाना हो गए। हमें यहाँ किसी स्पेशल गाइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस बंदे को हमने हायर किया था, वैसे शिलोंग के लोग जो हैं, अधिकांश ड्राइवर सारे टूरिस्ट स्पॉट जानते हैं यहाँ के। आप किसी को ज़्यादा अगर नॉलेज नहीं हो इस एरिया के बारे में, तो केवल उनसे बता दीजिए, तो वो खुद ही आपको 10 से 12 स्पॉट्स का एक पैकेज देते हैं, जिसमें सबसे पहला स्पॉट हमारा था डाउकी रिवर। बंदे को अच्छी नॉलेज थी, तो उसने हमें एक फ़ायदा ये मिला कि डाउकी रिवर का जो मेन पॉइंट है, उसके हम बैक साइड में आए हैं। एक छोटा सा विलेज है। आप चाहे तो यहाँ पे छोटे छोटे कॉटेज में भी रह सकते हैं, जिनका रेंट 1200 या 1500 के लगभग था। इसके अलावा कैंपिंग करना चाहे तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। ये आपको बोर्ड दिख ही रहा है, जिसमें सारे एक्टिविटीज़ वगैरह लिखी हुई है। और ये देखिए उस विलेज का नज़ारा। यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। क्या कहें इस शाम का। एक तरफ नदी का किनारा है तो दूसरी तरफ टेंट सिटी। बिल्कुल आनंद के पल। यहाँ आना मतलब व्यर्थ नहीं गया हमारा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, आपको नारियल के पेड़ जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये जनरली पान में खाई जाने वाली चीज़ है, जिसे कहते हैं सुपारी। सुपारी का पेड़ मैंने भी आज पहली बार देखा। सर्वाधिक रूप से यही पेड़ मिलेंगे। और हमारी सुबह भी हो गई, पता ही नहीं चला कब शाम हो गई और कब सुबह हो गई। रात में आए थे तो नज़ारा कुछ और था। अब दिन होने के बाद देखा जाए वास्तविक नज़ारा, तो हम चल पड़े हैं अपने सफ़र पे। ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। रात में जो हम टेंट देख रहे थे, उन्हें दिन में देखने की बात समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है। पूरा ऊपर घना जंगल, सुपारियों के पेड़ से भरा घना जंगल, और बीच में टेंट सिटी। यहाँ इस टाइप से बच्चे भी अपना काम करते हैं और अपने सिर पे इस टाइप से वजन ले जाते हैं। और ये सामने दिखाई दे रहा है आपको सस्पेंशन ब्रिज, जिस पे से हम ये यहाँ के लोकल लोग अपना आवागमन करते हैं। ये देखिए किस प्रकार से एक बच्ची डरते डरते आ रही है।
ये जो टेंट हम कल नाइट में देख रहे थे, यहाँ का नज़ारा है कुछ अलग है। चारों ओर केवल टेंट ही टेंट। और यहाँ देखिए अब रिवर की ट्रांसपेरेंसी। नदी के आखिरी कोने तक टेंट लगे हुए हैं। ये भी उसी नदी का हिस्सा है जिसका नाम आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है, डाउकी रिवर। डाउकी हालांकि एक गांव का नाम है, नदी का नाम कुछ और है, लेकिन डाउकी नाम से ज़्यादा फेमस है ये। फिर छोटे छोटे बच्चे अपना काम करते हुए। ये हमारा बैक साइड का हिस्सा है। यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हालांकि, क्योंकि सभी को नॉलेज नहीं होता है। आप अगर विशेष रूप से कहेंगे अपने ड्राइवर को तो बिल्कुल आपको यहाँ लेके आएगा। इसलिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है यहाँ के बारे में, वरना इतनी दूर आकर भी ये अनुभव छूट जाएगा। ये शिकारी बच्चे यहाँ के लोकल अपनी गुल्ले से चिड़िया का शिकार करते हुए और मुझे चिढ़ाते हुए। ये है वो सुपारी के फल जो दूसरी जगह पान में खाए जाते हैं। और ये हमारा नाइट हाल्ट वाला कॉटेज है। यहाँ इसी प्रकार के छोटे छोटे कॉटेजेस मिलते हैं। यहाँ से फिर हम निकल चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो मेन है डाउकी रिवर का मेन पार्ट है। दो से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ से है। वहाँ पहुँचने से पहले हम बांग्लादेश बॉर्डर पे पहुँचे, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप गेट, यानी कि मैत्री द्वार। ये हमारे बांग्लादेशी भाई सेंटर में खड़े हैं। न इनको इधर आने की परमिशन, ना हमें उधर जाने की। ये भारत का झंडा लहराते हुए और सामने ही बांग्लादेश का झंडा। ये भाई बांग्लादेशी फ्रूट्स बेचते हुए। कुछ देर हम यहाँ रुककर बस आगे बढ़ गए, क्योंकि हमें आगे भी जाना है। और 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद हम डाउकी रिवर का जो मेन पोर्शन है वहाँ पहुँचने वाले हैं।
इस टाइप से वुडन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हम लोग यहाँ पर बोटिंग की पर्याप्त व्यवस्था है, जिसमें 5 से 550 रुपये लिए जाते हैं और आपको डाउकी रिवर की सैर करवाई जाएगी, जिसमें यहाँ की एक तो पहला स्पॉट है आपका बांग्लादेश बॉर्डर दिखाई देगा, जिसमें आपको बांग्लादेश बॉर्डर की साइड ले जाया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ का क्रिस्टल क्लियर वाटर है उसकी सैर करवाई जाएगी और हमारी बोट स्टार्ट हो चुकी है। देखिए किस तरह से ये भाई चप्पू से बोट चलाते हुए, एक बोट में ये लोग 3 या 4 लोगों को ले जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले जाते हैं। आपको यहाँ का क्रिस्टल क्लियर नीला वाटर दिखाई दे रहा है। और ये सामने आपको फिर से बांग्लादेश बॉर्डर दिखाई दे रही है। एक तरफ बांग्लादेश बॉर्डर है तो दूसरी तरफ भारत। ये आपको दूर भारत की चौकी दिखाई दे रही होगी। ये बस हमारी सीमा यहीं तक है और यहाँ से आगे जाने की हमें परमिशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ से आगे की ओर चल दिए। सामने ये वही ब्रिज दिखाई दे रहा है जिस पे से हम होकर अभी कुछ ही समय पहले आए हैं। आपको याद होगा वो बैक साइड वाला गांव। यहाँ की ये पत्थर देखकर एक मूवी वाली फीलिंग्स आ रही है। फिर यहाँ पर कैंप्स दिखाई देने लग गए हैं। जहाँ जाओ वहाँ इस नदी किनारे इस टाइप के कैंप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और जीवन का असली आनंद भी यही है। जैसे ही नदी की गहराई कम हुई, हमें नीचे का धरातल एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लगभग गहराई होगी 2 मीटर, लेकिन पूरे पत्थर हमें नीचे तक दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा पहला अनुभव है जब इतना क्लियर पानी में देख पा रहा हूँ। हालांकि हमारे मध्य प्रदेश में भी नर्मदा है, लेकिन इतना क्लियर पानी कहीं नहीं है।
आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना क्लियर पानी है। फाइनली हम एंड पॉइंट की ओर आ चुके हैं। यहाँ पे आवागमन के लिए बाम्बू ब्रिजेस बनाए हुए हैं। चाहो तो आप फ़ोटो शूट वगैरह कर सकते हो यहाँ पर। इस टाइप के छोटे छोटे होटल्स हर जगह अवेलेबल है, जिसमें आपको मैगी, कॉफ़ी, चाय वगैरह मिल जाती है। कितना तेज भाव होने के बाद भी देखिए किस तरह से ये अपने यात्रियों को यहाँ पर आनंद का अनुभव करवाने के लिए लेकर जाते हैं। कुछ देर रुकने के बाद हम यहाँ से आगे की ओर निकल लिए, क्योंकि हमारे पास पहले ही समय बहुत कम है, इसलिए 15 से 20 मिनट पर्याप्त है यहाँ के लिए।
और फिर से चट्टानों के पास से होते हुए हम लोग अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ते हुए यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी पे एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। अगले पड़ाव में हम बस वहीं जा रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज माओलिनोंग। हालांकि नाम कुछ अजीब सा है, लेकिन जितना नाम अजीब है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के घर और यहाँ की सड़कें हैं। एंट्रेंस देख के ही समझ में आ रहा होगा आपको कि कितना क्लियर है। यहाँ से आगे हमें जाने की अनुमति तो है, लेकिन केवल पैदल। यहाँ विलेज के अंदर किसी को भी व्हीकल ले जाने की परमिशन नहीं है। तो हम यहाँ से बाम्बू ब्रिज से होते हुए आगे जा रहे हैं। यहाँ झाड़ के ऊपर इस टाइप से वॉच टावर बनाया हुआ है। एक छोटा सा कॉटेज बड़ी खूबसूरती के साथ झाड़ के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर इस विलेज का टॉप व्यू देखने की अगर कोई इच्छा रखता है तो उसकी भी व्यवस्था है। बाम्बू के सहारे आप ऊपर जाकर पूरे विलेज का टॉप व्यू देख सकते हो, जिसका 10 रुपये चार्ज होता है। यहाँ पर बड़ी ही शानदार व्यवस्था के साथ बनाया हुआ बाम्बू ब्रिज, बॉम्बे ब्रिज का है या सीढ़ी का है। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि केवल प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा यहाँ और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। शायद इसी वजह से ये एशिया का टॉप मोस्ट एंड क्लीनेस्ट विलेज है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे हम जंगल में हैं, ना कि किसी विलेज में। चलिए आगे की सफ़र में हम गांव की और चीज़ें देखते हैं।
किसी भी प्रकार का कोई कचरा नहीं है, ना कोई पन्नी है, न किसी प्रकार की कोई गंदगी है। हर गली, हर सड़क आपको क्लीन दिखाई दे रही होगी। हालांकि गांव वालों के कपड़े जरूर दिखाई दे रहे हैं टंगे हुए। हर गली में यहाँ टूरिस्ट उपलब्ध है, फिर भी कोई कचरा नहीं, ना किसी प्रकार की कोई गंदगी है। केवल प्रकृति से भरे हुए फूल, पौधे, यहाँ पे एक छोटा सा चर्च भी है। और ये इस मेन विलेज का मुख्य चौराहा है, जिसमें कुछ लोग फोटो शूट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो इस टाइप से लग रहा है जैसे हम किसी बगीचे में घूम रहे हैं, ना कि किसी गांव में। चारों ओर हरियाली के अलावा और कुछ नहीं है, केवल हरियाली ही हरियाली। आज हमने इस गांव की सारी गलियां घूम डाली। हर गली पैदल घूमने के बाद अब भूख लग रही है भैया। गांव में अभी भी कुछ निर्माणाधीन मकान है। इस टाइप से मकान बनते हुए और फिर हम वापस चौराहे की ओर आ चुके हैं। ये आज एक नई चीज़ देखने को मिली। हमारे घर में जो झाड़ू होती है उसका पौधा है ये। बड़ी मेहनत से यहाँ इसे तोड़कर सुखाकर झाड़ू बनाया जाता है। और ये कुछ लोकल के फ्रूट्स, और इसी गांव के इंटीरियर में 300 मीटर चलने के बाद आपको एक प्राकृतिक ब्रिज मिलेगा, जिसे रूट ब्रिज कहा जाता है, जिसकी ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। लगभग 10 से 15 मिनट में हम
रोड ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है, वो भी इसी गांव में सम्मिलित है। आपको अलग से कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज तो यहाँ पर टूरिस्ट ही टूरिस्ट आते हैं, लेकिन एक समय हुआ करता होगा जब इसका उपयोग यहाँ के लोकल लोग करते थे होंगे। ये कुछ लोकल फ्रूट्स की दुकान भी लगी हुई है। थोड़ी सी देर के सफ़र के बाद हम रोड ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं। अभी तो हालांकि नदी में पानी नहीं है, क्योंकि ठंडी का मौसम है, इस समय नदियों में ज़्यादा पानी नहीं होता है। लेकिन जब भी यहाँ पानी हुआ करता होगा तो इसी रोड ब्रिज के सहारे यहाँ के लोग एक गांव से दूसरे गांव की ओर आवागमन करते होंगे। और आज भी ये देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल जीवित कहा जाए तो अलाइव्ड शाखाओं से निर्मित है। देख सकते हैं आप एक जीवित वृक्ष और जीवित शाखाओं से बना हुआ ब्रिज, जिसमें सेंटर में मिट्टी और कुछ पत्थर वगैरह डालकर इसे चलने लायक बना दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे शाखाओं को बुन दिया गया है। इसके बाद हम आगे के सफ़र की ओर चल पड़े हैं। रोड के किनारे किनारे आपको झाड़ू के वृक्ष दिखाई दे रहे होंगे, सॉरी पौधे, जिसकी झाड़ू आज पूरे देश में उपलब्ध है। आज पहली बार पता चला हमें कि वास्तविकता में झाड़ू कहाँ बनाई जाती है और कितने दूर के सफ़र तय करने के बाद वो हम तक पहुंचती है। इतने सारे स्पॉट्स हमने एक ही दिन में कवर कर लिए, बड़ा ही आनंद आया। और हम दूसरे दिन की ट्रेवलिंग अपने चेरापूंजी से करेंगे और हम चेरापूंजी पहुंच चुके हैं। और ये हमारी टीम दिन भर की थकान मिटाने के लिए बस तैयार ही बैठी है। सुबह होते ही सबसे पहले ही मेरी नज़र इस पे पड़ी, तो मैं देखने चला ये है क्या चीज़। यहाँ आकर देखने के बाद पता चला कि ये तो मधुमक्खी के लिए बनाया हुआ है। एक्चुअल में मधुमक्खी का घर कह सकते हो आप इसे। देखिए मधुमक्खियाँ किस तरह से इसके अंदर जाते हुए। या सुबह होते ही हम चेरापूंजी से निकलकर सबसे पहले जो पॉइंट पे पहुँचे हैं वो है मौसई केव्स।
सॉरी, मॉस माई केव्स। यहाँ का चार्ज लगभग पर कैंडिडेट 40 से 50 रुपये होता है और चेरापूंजी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर डिस्टेंस है इसकी। और बीच जंगल में आपको ये केव्स देखने को मिलेगी। केव्स के पास पहुंचने से पहले हमें लगभग 300 से 400 मीटर पैदल चलना होता है। उसके बाद केव्स आ जाती है। केव्स की खास बात यह है कि ये एकदम बालुई चट्टानों की बनी हुई है और इसमें केवल जाने का एक सिंगल रास्ता है। एक तरफ से आप एंट्रेंस लो और दूसरी तरफ से निकल जाओ। बहुत ही सकरी और तीखी चट्टानों के बीच का रास्ता होता है ये। हालांकि पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस जंगल में ये हमारे भाई के उसके अंदर से निकलते हुए ये सब कुछ पानी की रिसाव से बनी हुई संरचना है। आपको दिख रही होगी, चमकदार एकदम। यहाँ की चट्टानें बड़ी तीखी होने की वजह से बड़ा सावधानी से चलना होता है। कई सारे व्यक्ति यहाँ चोटिल भी हो जाते हैं। बड़ा ही अजब का अनुभव है। हर चीज़ यहाँ मेरे साथ पहली ही बार हो रही है। इतनी लंबी केव्स मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी।
250 से 300 मीटर लंबी केव्स है ये, जो कि बस ख़त्म ही हो गई है और हम केव्स के दूसरे छोर पर निकलने वाले हैं। कि उसके दूसरे छोर पर एक छोटी केव और है, हालांकि इसमें हम नहीं जा रहे हैं। और आप अगर ट्रैकिंग के शौक़ रखते हैं या जंगल में ट्रैकिंग करना चाहते हो, ट्रैकिंग भी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये हमारी नन्ही गुड़िया मिनी यूट्यूबर ट्रेडिशनल स्टाइल में तैयार होते हुए। जनरली यहाँ के मार्केट में आपको इस टाइप से कैप्स वगैरह या बैम्बू से बनी हुई सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। यहाँ जनरली अधिकांश जो है बैम्बू का बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि बैम्बू बहुत मात्रा में अवेलेबल भी है। इसी वजह से यहाँ कई सारी चीज़ें आपको बैम्बू से बनी हुई मिल जाएगी। और इसके बाद हम आगे की ओर चल दिए। यहाँ से हम ईस्ट खासी हिल्स की पहाड़ियों की ओर जा रहे हैं, जो कि 15 से 20 मिनट का सफ़र है। और हम खासी हिल्स के टॉप लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। हालांकि अभी यहाँ झरने वगैरह बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्योंकि ठंडी का समय है और इस वक्त लगभग पानी कम हो जाता है। फिर भी ये एक हल्की सी धारा आपको दिखाई दे रही होगी। आप अनुभव कर सकते हो कि बरसात के सीज़न में क्या नज़ारा होता होगा यहाँ का। एकदम पतली लाइन में पानी गिरते हुए। यहीं से 2 किलोमीटर दूर और एक और स्पॉट है जहाँ पर हम आपको लेकर जा रहे हैं। ये जो इको पार्क है खासी हिल्स के ऊपर ही है। कहा जाए तो हम पुराने वाले स्पॉट को यहाँ से पुनः देखेंगे। जिस झरने को हम वहाँ से देख रहे थे, हम उस झरने के टॉप के ऊपर खड़े हैं अब। जैसा कि मेघालय इसे कहा जाता है। वहाँ से जो झरना या नदी हम देख रहे थे, हम उसके जस्ट ऊपर की ओर आ गए हैं।
देर रुकने के बाद हम आगे की ओर रवाना हो चुके हैं। हमारा अगला टूरिस्ट स्पॉट है नोहकलिकाई फॉल्स। वो भी कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है, 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हम फॉल्स के पास पहुंच चुके हैं। हालांकि यहाँ पर भी झरने में उतना पानी नहीं है, लेकिन जो भी है पर्याप्त है। झरने की गहराई आप देखिए, ऊपर से जब पानी गिरता है तो नीचे जाते जाते टुकड़ों में बट रहा है। कहा जाए कि एकदम धुएं के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। फॉल्स पर हम कुछ देर रुककर आगे की ओर चल दिए और ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें यहाँ लोकल सामान रखा हुआ है सेल के लिए। हमारा अगला स्पॉट पास ही है, 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे यहाँ से अरवाह केव्स है। बस हम अरवाह केव्स पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ा कच्चा रास्ता तय करने के बाद हम अरवाह केव्स पहुँच रहे हैं। अरवाह केव्स की भी एंट्री फीस लगभग 40 से 45 रुपये है। और अरवाह केव्स जाने के लिए हमें एकदम पहाड़ के कटीले रास्ते से, कहा जाए कि किन्नौर से होते हुए जाना होता है, जिसमें हमें पूरे जंगल का और रास्ते का आनंद प्राप्त होता है। पूरी प्राकृतिक जटाएं आपको देखने को मिलेगी यहाँ से। इस प्रकार हम जंगल के किनारे किनारे चलते हुए अरवाह केव्स की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अरवाह केव्स पहुंचने के लिए हमें पिछली केव्स से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस चलना होती है,
यहाँ की टोटल डिस्टेंस लगभग 6 से 650 मीटर होगी, लेकिन इस रोमांचक सफ़र में डिस्टेंस मैटर नहीं करती। बीच बीच में इस तरह से साइट सीन के लिए छोटे छोटे स्पॉट्स भी बने हुए हैं, जहाँ से आप सारा जंगल, कहा जाए तो खासी हिल्स का ये नज़ारा बखूबी देख सकते हैं, जहाँ से सारी प्राकृतिक सुंदरता दिखाई दे रही है। दूर दूर तक यहाँ केवल पहाड़ों और उसके नज़ारा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक और बहुत ही छोटे झरने का सुंदर दृश्य, हालांकि हमें छोटा दिखाई दे रहा है, वास्तव में बहुत ऊंचा है वो। पहाड़ की गहराई का अनुभव आप यहाँ से बिल्कुल बखूबी कर सकते हो। यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे 20वीं मंजिल ऊपर आप खड़े हो और नीचे से नदी बह रही है। अब हम केव्स की ओर चल पड़े हैं। बीच बीच में इस प्रकार खूबसूरत से तालाब बनाए हुए हैं। और हम केव के द्वार पर पहुंच चुके हैं, जहां से हम
अंदर एंटर करेंगे। एंट्रेंस ज़रूर बड़ा है, लेकिन अंदर आपको पहुंचने के बाद अनुभव होगा कि कितनी सकरी केव से है। कहीं कहीं इसकी ऊंचाई मात्र 4 से 5 फीट भी है, इसलिए बड़े ही ध्यान से हमें चलना होता है। एक बीच में टनल टाइप छोटी सी केव है, हालांकि इसमें हर व्यक्ति नहीं जा सकता, इसलिए हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ये इस टाइप से पानी निकासी के लिए भी कैनाल की व्यवस्था है। कच्ची कैनाल के रूप में यहाँ पानी का निकास होता रहता है, क्योंकि वर्ष भर इसमें पानी बहता रहता है। ये देखिए किस प्रकार से पानी ऊपर से बहते हुए आ रहा है। इस केव में एक और खास बात यह है कि केवल जाने का रास्ता है, यानी कि जिस रास्ते आपको जाना है उसी रास्ते वापस भी आना है। निकासी दूसरी ओर से नहीं है इसकी। लगभग हम केव के अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं और हम यहीं से वापस भी रवाना हो जाएंगे। और यहाँ से निकलकर हम आगे के सफ़र की ओर चल दिए हैं, जिसमें पहले तो हमें चल चल कर भूख बहुत लगाई है। यहाँ पर हमें एक कॉटेज की तरह एक होटल दिखाई दिया। हमने सोचा चलो इसी में कुछ खाया जाए, लेकिन अंदर चलने के बाद जो डेकोरेशन देखकर आनंद मिला उसका अनुभव ही कुछ और था। ये फुली बाम्बू से डेकोरेटेड होटल है। बाहर से ज़रूर देखकर झोपड़ी टाइप लग रहा है, लेकिन अंदर देखने के बाद आप खुद देख सकते हो कि क्या होटल बनाया है। और इस होटल में लगभग खाना भी अच्छा ही मिलता है। कभी भी आप चाहें तो बिल्कुल ट्राई करिएगा।
से खाना खाकर हम आगे बढ़ चले हैं। अगले स्टेप में हमें एक और पॉइंट देखना था, जहाँ से हम मेघों का आलय कहे जाने वाले मेघालय के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करेंगे। हालांकि अभी उस टाइप के बादलों वाला मौसम नहीं है, लेकिन जब भी आप बरसात के मौसम में आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ अलग ही अनुभव का आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि ये टॉप मोस्ट हाइट पे है और सबसे ठंडा इलाका भी है। सबसे ज़्यादा ठंड का अनुभव हमें इसी जगह हुआ है। यहाँ इस तरह से छोटे छोटे तालाबों की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है, जिससे कि वाटर रिचार्जिंग हो सके और साथ ही पानी के रिसोर्सेस उपलब्ध हो सके। और हम यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुँच चुके हैं, जहाँ से ऐसा अनुभव होता होगा बरसात में जैसे हम बादलों को छू रहे हैं। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बादल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे 10-20 मीटर की हाइट पे ही हमसे ऊंचाई पे बादल है। हमारे साथ साथ हमारी नन्ही गुड़िया भी स्थल का पूर्ण रूप से आनंद लेते हुए, देखिए किस प्रकार यहाँ ग्रीन सुपारी को काटकर उपयोग किया जाता है। इस एरिया के लगभग हमारे सारे टूरिस्ट स्पॉट क्लियर हो चुके हैं। केवल एक डबल डेकर छूट गया, हालांकि इसका रूट थोड़ा अलग होने की वजह से मिस हो गया, बट बिल्कुल आप वहाँ भी जाएं, क्योंकि इतनी दूर आने का मौका कभी बार बार नहीं मिलता। एक बार जो छूट गया सो छूट गया। और यहाँ से हम वापस शिलोंग की ओर रवाना हो चुके हैं, क्योंकि अगले दिन हमें शिलोंग भी घूमना है।
ये है शिलोंग शहर का मेन चौराहा, जहाँ पे डेली मार्केट लगता है और हर टाइप की चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। इसी प्रकार आपको जब भी आएंगे तो यहाँ भीड़ लगी मिलेगी, जिसमें खाने से लेकर कपड़े आदि सामग्री सभी आपको कम रेट में मिल जाएगी। यहाँ शिलोंग का कुछ लोकल फल रखा हुआ है, जिसमें स्टार फ्रूट आदि भी सम्मिलित है। अब जो ये शिलोंग का बोर्ड देख रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट साइड आपको 4 व्हीलर्स सारी यहाँ रेंट पर अवेलेबल मिल जाएगी। हालांकि सबसे व्यस्ततम चौराहा है। दूसरे दिन हम शिलोंग के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट एलिफेंटा फॉल्स पर पहुंच चुके हैं। जिसका एंट्री चार्ज 50 रुपये है। यहाँ के फॉल्स की जो डेंसिटी कहा जाए कि उसकी आकृति को देखकर इसका नाम एलिफेंटा फॉल्स रखा गया है। ये एलिफेंटा फॉल्स का फर्स्ट स्टेप है, जिसमें एक पहला छोटा फॉल है, इसमें हल्की हल्की धाराएं आपको दिखाई देगी। यहाँ पर पानी की कई धाराएं बनी हुई है, जिसमें एकदम छोटी छोटी धाराएं गिरती हुई नज़र आएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार सीढ़ियों से चलते हुए हम फॉल्स के अगले स्टेप पे पहुंचेंगे। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ती जाएगी। सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि पानी की धारा और भी घनी हो चुकी है। यहाँ से फिर हम
थर्ड स्टेप में और भी नीचे की ओर चलेंगे। फिर से सीढ़ियों से चलते हुए नीचे की ओर जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, झरना और भी खूबसूरत होता जा रहा है। और ये हमारा लास्ट स्टेप है। यहाँ से झरना नीचे समतल हो जाता है और यहाँ पर भोजन की तलाश में बतख। बड़ा ही खूबसूरत अनुभव था ये। यहाँ से झरने की ऊंचाई और भी बढ़ चुकी है और पानी की मात्रा भी बढ़ चुकी है। यहाँ से हम वापस शिलोंग की ओर जाएंगे क्योंकि लोकल का यहाँ का म्यूज़ियम बहुत फेमस है। हालांकि इस म्यूज़ियम में हमें केवल फ़ोटोशूट की अनुमति मिली थी। यहाँ पे वीडियोग्राफी वर्जित है और हम आ गए हैं डॉन बॉस्को म्यूज़ियम में। यहाँ मेघालय से संबंधित एवं आसपास के कल्चर से संबंधित सभी प्रकार की कलाकृतियाँ प्रदर्शन के लिए रखी गई है। हालांकि हम आपको पूरा नहीं दिखा पाएंगे, बस कुछ नमूना। और ये शिलोंग का टॉप व्यू डॉन बॉस्को म्यूज़ियम के ऊपर से। बाकी सब कुछ आपको यहीं आकर देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फ़ोटोग्राफी के अलावा वीडियोग्राफी की परमिशन लेनी होती है।
अब हमें मेघालय से निकलना भी है, क्योंकि कुछ हिस्सा हमें आसाम का भी विज़िट करना है, क्योंकि जानते हैं इतनी दूर आने के बाद क्या पता कब दोबारा आना हो। रास्ते में इस तरह से अनानास और स्टार फ्रूट की कई सारी दुकानें लगी हुई है। यहाँ का लोकल फ्रूट है। और दूसरे दिन हम यहाँ के आसाम के लोकल मंदिर में दर्शन करने पहुँचे। जो कि गुवाहाटी एयरपोर्ट से नज़दीक ही है, इसलिए हम आज आसपास की लोकल चीज़ों को ही देखेंगे।
शिव जी के दर्शन के बाद जैसे ही हम मंदिर के बाहर आए, हमें गजराज महाराज मिल गए। और फिर हम वापस आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक छोटा हाथी और एक बड़ा हाथी वापस हमारे सामने आ गया। उसके बाद हम गुवाहाटी की लेक पहुँचे, जो कि पास ही 2 से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर पर पहुँचे। नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज दर्शन भी हो गए। हमारे वहाँ जैसे माँ नर्मदा है, वैसे ही यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है। बस इसकी चौड़ाई लगभग 3 गुना अधिक है। और हम वापस एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, जहाँ से हमें वापस दिल्ली की ओर रवाना होना है। और ये हमारी दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट। जिसके माध्यम से हम अर्ली मॉर्निंग भोपाल पहुंच चुके हैं। और हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म हो रहा है।